नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर, न्यू ऑडियो बुक के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के में आई अड़चनों के विषय में। वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के अत्यधिक समझाने के बावजूद भी इंदिरा के अटल फैसले और उनके विवाह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिरोज बहिर्मुखी थे, एक्सट्रोवर्ट थे, मदद करने और धन से उदार थे, साथियों और अधीनस्थों में लोकप्रिय थे। उनके हास्य बोध से संसद का सेंट्रल हॉल जीवंत बना रहता था। किंतु बलिष्ठ शरीर, गौरवर्ण तथा हंसते वक्त लाल हो जाने वाले चेहरे के मालिक फिरोज से लोग आसानी से सहजता स्थापित कर लेते थे। तथ्यों पर पकड़ और उनके उपयोग के कारण समूची संसद उनका सच्चा सम्मान करती थी। वह बागवानी के शौकीन थे। जनवरी सन 1944 ईस्वी में रंजीत पंडित की मृत्यु के बाद फिरोज खान ने आनंद भवन के उद्यानों की देखभाल का काम संभाल लिया था। प्रधानमंत्री भवन, जहां उनकी पत्नी बच्चे रहते थे, उनका घरेलू ठिकाना बना रहा। किंतु उनका कामकाज किराए पर लिए संसदीय भवन से संचालित होता था। किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ उठाने का कलंक उन पर कभी नहीं लगा। उनके और उनकी पत्नी के बीच बढ़ती दरार का एक प्रश्न यह था कि लोगों ने आत्म बलिदान व विनम्रता के जो गुण इंदिरा की और सख्त मां के साथ जोड़े थे, वही प्रभामंडल इंदिरा को भी दे दिया था। निश्चित ही उनके व्यक्तिगत झगड़ों में यह पक्ष अत्यंत मार्मिकता पूर्वक उपस्थित रहता था। प्रत्यक्ष रूप से उन्हें इंदिरा को कोई रास्ता नहीं दिखा, न तो अंतिम रूप से अलग होने में और न ही अंतिम रूप से सब कुछ ठीक होने में। उनके साथ यह संबंध अनसुलझा रहा, सिवाय फिरोज की मृत्यु से पहले की गर्मियों में कुछ समय साथ रहने में, जब तक कि सितंबर 1960 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु नहीं हो गई। 1942 ईस्वी में इंदिरा का विवाह होना तय हुआ। आंतरिक तनावों, उलझनों, विभिन्न समीकरणों, अशांत मानसिक अवस्थाओं और इस विवाह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यक्तिगत के कुछ छुपे पक्ष खोलने वाला यह पूरा प्रसंग अतरंग और प्राथमिक ब्यौरा मांगता है। इसके अलावा भी सब कुछ इतना निजी है कि इस पर आधिकारिक व्यक्ति के विवरण के अलावा किसी और पर निर्भर होना गलत होगा। इससे बचने और सब कुछ प्राथमिक रूप से जानने के लिए हम एक बार फिर पुपुल के पास लौटते हैं। इंदिरा का विवाह सन 1942 ईस्वी में होने वाला था। उन्हें नवंबर तक मसूरी की पहाड़ियों में रुककर इलाहाबाद वापस लौटना था। उनके पिता चाहते थे कि वहां वे अपनी शादी की तैयारियों के बारे में अपनी बुआ विजया लक्ष्मी और कृष्णा से विचार विमर्श करें। उसके बाद उन्हें सेवाग्राम जाना था, जहां उनके पिता की इच्छानुसार उन्हें महात्मा गांधी से खुली और लंबी बातचीत करनी थी। वे मेरे पहचान के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने इंदिरा को बताया कि उन्होंने परिवार से महात्मा के लंबे जुड़ाव पर बल दिया। इंदिरा जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपने लिए तय किए गए कार्यक्रम पर अमल करने के लिए सहमत हो गई, यानी इलाहाबाद वापस लौटना और महात्मा से बात करना। बहरहाल वे फिरोज से शादी का मन बना चुकी थी। इसका कोई मतलब नहीं था कि उनके पिता अथवा महात्मा इस बारे में क्या कहने वाले थे। इंदिरा ने अपने पिता को दिए वचन का पालन किया। भले ही उन्हें नवंबर में इलाहाबाद लौटकर आनंद भवन में अपनी बुआओं के साथ ठहरना अत्यधिक कठिन प्रतीत हुआ हो। आनंद भवन के अलावा आनंद भवन और कहीं नहीं है। उन्होंने अपने पिता से कहा, कुछ कपड़े लेने के लिए इलाहाबाद में पर्याप्त समय तक रुककर वे महात्मा से मिलने सेवाग्राम चली गई। महात्मा फिरोज गांधी से पहले ही मिल चुके थे और उनसे यह वायदा करवा लिया था कि वे बिना जवाहरलाल नेहरू की औपचारिक सहमति के इंदिरा से शादी नहीं करेंगे। महात्मा को उम्मीद थी कि दखल अंदाजी करके वे इंदिरा को ऐसे शादी करने से रोक लेंगे, जिसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ता।
यह विरोध देश की ओर से था, क्योंकि उनके धर्म अलग थे, परिवार के भीतर भी था। लेकिन उनके दुराग्रह को देखकर महात्मा गांधी ने जिद नहीं की। ब्रह्मचर्य संबंधी उनके अपने पूर्वाग्रह निश्चय ही उभरे होंगे, क्योंकि सेवाग्राम से वापसी से पहले उन्होंने फिरोज से उनके इंदिरा के संबंध में कई सवाल किए थे। इंदिरा बहुत आत्मसंयम वाली महिला थी और अपने व्यक्तिगत जीवन के उस पहलू में गांधी की रुचि को लेकर सतर्क थी। उन्होंने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिए, लेकिन प्रश्नों ने उन्हें थोड़ा क्रुद्ध कर दिया। गांधी के कुछ विचित्र दृष्टिकोण थे, जैसे कि नवविवाहित जोड़ों से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहना। मैंने उनसे कहा, आप एक जोड़े से विवाह न करने के लिए कह सकते हैं, वह मेरी समझ में भी आता है, लेकिन जबकि वे अभी विवाहित हुए हों तो उनसे ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए कहना समझ से बाहर है। इसका परिणाम सिर्फ करवाहट और तकलीफ ही हो सकता है। इंदिरा ने विवाह समारोह पर गांधी से चर्चा की। वे इस सादगी से करना चाहती थी। हम में से कोई भी तर्क भरक नहीं पसंद करता, उन्होंने गांधी से कहा। वहीं दूसरी ओर महात्मा ने चीजों को दूसरे नजरिए से देखा। तुम्हारे विवाह का विरोध होने वाला है। यदि वह शांतिपूर्ण विवाह हुआ तो लोग कहेंगे कि परिवार वाले इसे नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम अपने धर्म से बाहर विवाह कर रही हो। इसलिए हालांकि बहुत तर्क भरक की जरूरत नहीं है, फिर भी एक दावत अवश्य होनी चाहिए और तुम्हें लोगों को आमंत्रित भी करना चाहिए। विवाह के लिए महात्मा की सहमति के बाद ही इंदिरा इलाहाबाद वापस लौटी और अपनी बुआओं को फिरोज से शादी के निर्णय का समाचार सुनाया। दोनों महिलाएं भयभीत थी कि जिस नौजवान ने 30 के दशक में कमला की देखभाल की थी, वही अब घर का दामाद बनना चाहता है। इंदिरा ने बिना प्रतिक्रिया के सुना। जब विजया लक्ष्मी पंडित ने उनसे कहा, अगर उससे प्यार करती हो तो उसके साथ रह सकती हो, मगर शादी क्यों? उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि उन्हें बच्चे और जीवन साथी चाहिए। कृष्णा का शुरुआती विरोध हल्का पड़ गया, क्योंकि भतीजी के लिए उनकी चाहत सामने आ गई थी। वे गले मिली और बहस खत्म सी हो गई। पूरा देश मेरे शादी के खिलाफ था, इंदिरा ने किंचित गर्व से कहा। शादी को निशाना बनाते हुए अश्लील खत आए। गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जनता के बीच इंदिरा के फैसले का बचाव करना पड़ा। जब मुझे विश्वास हो गया कि इंदिरा और फिरोज एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मैंने मन से उनके फैसले का स्वीकार किया और उनसे कहा कि उन्हें मेरा आशीष प्राप्त था। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, हालांकि वे इंदिरा के दृढ़ निश्चय के आगे झुक गए थे, लेकिन वे बहुत दुखी थे। उनमें पर्याप्त उदारता थी कि वे इससे चिंतित नहीं होते कि इंदिरा एक पारसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन यह पारसी जवाहरलाल नेहरू के बंबई वाले प्रतिष्ठित पारसी मित्रों के परिवारों से नहीं आता था, बल्कि समाज के एकदम भिन्न वर्ग का नौजवान था। यह स्वीकार करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। क्या फिरोज से इंदिरा का यह अवज्ञापूर्ण विवाह पिता पुत्री के बीच जारी उस संवाद का एक अध्याय था? वह तूफानी संवाद जो तभी आरंभ हो चुका था जब उन्होंने अपनी युवावस्था में प्रवेश किया था। क्या यह विवाह उस अवज्ञा का अंतिम सूचक था? संबंधी तथा नजदीकी मित्र परिवार में विवाह के विरोध के प्रति जागरूक थे और जब तक निमंत्रण नहीं मिला वे निश्चित नहीं थे कि शादी होगी भी अथवा नहीं। यह ऐसे दो लोगों का विवाह था जिनके धर्म भिन्न थे, इसलिए इसे सिविल कानून के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना चाहिए था। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि वे यह शपथ लें कि उनमें से किसी के कोई व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास नहीं है। इंदिरा इसके लिए तैयार नहीं थी, अतः सावधानी पूर्वक निर्देशित विवाह समारोह की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। नेहरू के खानदानी और मित्र देश के विभिन्न भागों से एकत्रित हुए। उनके लिए दोपहर और रात्रि भोजन की व्यवस्था थी। चांदी के वर्क वाली मिठाइयाँ, विभिन्न पकवान और शीतल पेय इत्यादि से स्वागत किया गया। शादी की तैयारियों के दौरान
जवाहरलाल नेहरू ने अपने कमरे में कांग्रेस महासमिति के सदस्यों से बैठकें करना जारी रखा। गांधी विवाहित जोड़ों को आशीष देने के लिए इलाहाबाद में मौजूद थे, साथ ही राजनीतिक बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भी। इंदिरा का विवाह रामनवमी के दिन 16 मार्च सन 1942 ईस्वी को एक शांत क्षण में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के आगमन की उत्तेजना और कांग्रेस से सौदाबाजी के बीच संपन्न हुआ। समारोह आनंद भवन के बाहर एक खुले चबूतरे पर ज्ञानी पंडितों द्वारा संपन्न कराया गया। इंदिरा सुकोमल प्रतीत हो रही थी, बहुत हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहने, जिसका सूत उनके पिता द्वारा जेल में व्यतीत लंबे घंटों के दौरान काता गया था। एक करे कांच की चूड़ियां और गले में फूलों की माला के अतिरिक्त उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहना था। खद्दर का धोती कुर्ता पहने उनके पिता उनके पास बैठे हुए थे। पिता और पुत्री के सामने था दूल्हा, खुले रंग गठीले बदन का नौजवान, मजबूत इरादों वाला, एक लंबी अचकन और चूड़ीदार पायजामा धारण किए हुए। संस्कृत में मंत्र पाठ के दरमियान जोरे ने अग्निवेदी के फेरे लिए। अग्निवेदी वैदिक आर्यों तथा जरथुस्त्र के अनुयायियों के बीच समान रूप से पवित्र मानी जाती है। 7 फेरे हुए, प्रत्येक फेरे के साथ शपथ ली गई। उन्होंने निष्ठा, प्रेम तथा समर्पण की प्रतिज्ञा की। समारोह की समाप्ति पर समस्त उपस्थिति जनों ने वैवाहिक युगल पर गुलाब की पंखुड़ियों की वृष्टि की, वर्षा की। पारंपरिक रूप से भारत में पिता के घर से बेटी का विदाई देखता है। चिंताओं से भरी बेटी जहां से वह वर के अनजान घर को प्रस्थान करती है। अधिकतर बहुएं रोती हैं और संबंधी तथा मित्रगण दुख अनुभव करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम थी, इंदिरा नहीं रोई। समारोह के तत्काल बाद नौजवान जोड़ा अपने छोटे से किराए के घर में चला गया। ऐसा लगता था इंदिरा ने अपने पिता के विरोध में अपने आसपास जो दीवार खड़ी कर ली थी वे इस विवाह के साथ ही ढह गई, क्योंकि आगे मई में उन्होंने फिरोज को इलाहाबाद में छोड़ने का निर्णय लिया और छुट्टी पर हिमालय में कुल्लू घाटी स्थित मनाली की यात्रा पर जवाहरलाल नेहरू के साथ चली गई। पिता और पुत्री वृद्ध रूसी चित्रकार निकोलस रोरिख के साथ रुके। यहाँ पहाड़ी झरनों और प्राचीन देवदारों के बीच इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू ने वह प्रेम वापस पा लिया जो एक दूसरे से किया करते थे। ध्यान दें कि विवाह के लगभग 1.5 महीने बाद ही फिरोज को इलाहाबाद में छोड़कर इंदिरा नेहरू के साथ मई 1942 ईस्वी में कुल्लू चली गई। पिता पुत्री के बीच पुराने आत्मीय संबंध यदि सामान्य हो सके तो शायद इसलिए कि फिरोज बीच में नहीं थे। यह विवाह वैध होने के लिए जरूरी था कि विवाह कोर्ट में हो। इसके लिए दोनों में कोई तैयार नहीं था। शादी वैदिक रीति से हुई, पर 2 विभिन्न धर्मों के होने के कारण यह मान्यता प्राप्त नहीं थी। सर तेज बहादुर सप्रू, जो मोतीलाल के पुराने साथी और प्रतिष्ठित वकील थे, उन्होंने कहा था कि इसे धार्मिक स्वीकृति जरूर मिल गई है, पर चुनौती देने पर यह विवाह अदालत में टिक नहीं सकता। यह एक सामान्य धारणा है कि यह विवाह मान्यता प्राप्त नहीं था। मैथाई ने इसे अवैध बताते हुए इंदिरा गांधी को संतानों पर अभद्र व अमर्यादित टिप्पणी की है। बाद में उमा वासुदेव से एक साक्षात्कार में इंदिरा गांधी ने कहा था कि यह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता कि विवाह कानूनी है या नहीं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का कंप्लीट वीडियो ऑडियो बुक, जो कि था इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के विवाह के संबंध में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको काफ़ी कुछ इतिहास से संबंधित सीखने को मिला होगा, जानने को कुछ नई जानकारी मिली होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं जरूर बतावें, जरूर लिखें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।